नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों हम कर रहे हैं आरईएस मेंस की प्रिपरेशन, जिसमें हम हमारा जो जीएस 2 का पेपर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन शुरू किया है। इसमें हम लगातार टॉपिक्स कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम रेडियोधर्मिता क्या है उसके बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आज के लेक्चर में आपको जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको किस प्रकार से लिखना चाहिए उसका भी एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि मैंने जो लेक्चर हैं उसी प्रकार से डिज़ाइन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है। देखो, रेडियोधर्मिता एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से कुछ विकिरण उत्सर्जन करता है और स्थायित्व को प्रदान करता है। यानी अस्थिर परमाणु स्थिरता की ओर गमन करता है और उसी बीच में कई प्रकार के विकिरण उत्सर्जन करता है ऊर्जा के रूप में। तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम 235, जिसका परमाणु क्रमांक है 92। ये क्या है? ये एक प्राकृतिक रूप से अस्थिर परमाणु है। तो ये स्थिरता की ओर गमन करेगा, यानी ये स्थिर परमाणु में टूटेगा। तो टूटेगा कौन से में? थोरियम 231, जो कि प्राकृतिक रूप से एक स्थिर परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक है 90। और इसी बीच में ये कई प्रकार के पार्टिकल्स जनरेट करेगा, जिसमें हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हम हीलियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा 3 प्रकार के विकिरण उत्सर्जित किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अल्फा विकिरण, दूसरा है बीटा विकिरण, तीसरा है गामा विकिरण। तो आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना के भी बता सकते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थों से 3 प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। या फिर आप एक डायग्राम बना सकते हैं परमाणु का और परमाणु के नाभिक से बता सकते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। अब जो अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं ये रेडियो सक्रिय समस्थानिकों से निकलते हैं। तो ये रेडियो समस्थानिक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, जो कि हमें नेचुरल रूप से मिलता है। दूसरा है कृत्रिम, जो कि वैज्ञानिक लैब के अंदर बनाते हैं। प्राकृतिक में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहले यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ये दोनों समस्थानिक हैं। इसके बाद में आप लिख सकते हैं थोरियम 232 और 234, रेडियम 226 और 228 लिख सकते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इंपॉर्टेंट रेडियो सक्रिय समस्थानिक थे। वहीं कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में आप लिख सकते हैं प्लूटोनियम 239 और 241, ये लैब में बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। इसके अलावा सीजियम 242 और 244 और क्रिप्टॉन 85 और क्रिप्टॉन 89, तो ये कृत्रिम रूप से बनाई गई रेडियो सक्रिय समस्थानिक हैं। नेक्स्ट बात करें कि रेडियोधर्मी पदार्थों का पता किस प्रकार से लगाया जाता है। तो इसके लिए 3 प्रकार के उपकरण हैं। पहला है जीजर मूलर काउंटर। इस जीजर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा है साइंटिलेशन डिटेक्टर, इसके द्वारा भी पता लगाया जाता है। और फिर है गैस प्रोपोर्शनल काउंटर, इसके द्वारा भी रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाया जाता है। तो ये 3 उपकरण हैं जिनके द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनकी भेदन क्षमता के बारे में। यानी हमने जो 3 रेडियो पदार्थ पढ़े हैं, अल्फा, बीटा और गामा, इन रेडियो पदार्थों में जो पार्टिकल्स निकलते हैं उन पार्टिकल्स की जो भेदन क्षमता है वो किस प्रकार से है। तो देखो, सबसे पहले बात करें अल्फा पार्टिकल की। यदि अल्फा पार्टिकल की बात करें तो ये जो पेपर है, यानी पेपर शीट ले तो उस पेपर शीट को भी नहीं भेद सकता, यानी कि इसकी जो भेदन क्षमता है वो काफ़ी कम है। इसके बाद में दूसरा हमारा पार्टिकल है बीटा। अगर बीटा की बात करें तो ये एल्यूमिनियम शीट को क्या कर सकता है, पेपर शीट को तो भेद सकता है लेकिन एल्यूमिनियम शीट को नहीं भेद सकता। इसके बाद में तीसरा है गामा। गामा जो पार्टिकल है वो पेपर शीट को भी कर सकता है, भेद सकता है एल्यूमिनियम शीट को, और लेड शीट को भी भेद सकता है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग भेदन क्षमता किसकी है? गामा की। तो ऊपर से नीचे तक जो भेदन क्षमता है वो बढ़ेगी। यानी सबसे ज़्यादा है गामा की, फिर बीटा और फिर अल्फा। सबसे ज़्यादा गामा, फिर बीटा और अल्फा, सबसे कम है अल्फा की। तो ये है भेदन क्षमता। तो सबसे खतरनाक पार्टिकल कौन है? गामा पार्टिकल, फिर है बीटा और फिर है अल्फा। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थों की अर्धायु यानी हाफ लाइफ की। देखो, रेडियोधर्मी पदार्थ की हाफ आयु क्या होती है। तो किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु पदार्थ की आधी मात्रा के क्षय यानी अपघटित होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? अर्धायु कहलाता है, यानी हाफ लाइफ कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इस पदार्थ का 1/8वां हिस्सा कब बचेगा, यानी कितने समय बाद बचेगा। अब देखो, मान लीजिए कि N0, जो N0 है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की शुरुआत की मात्रा है। अब मैंने बताया कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा आदि होने में, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 दिन का समय लगता है, अर्धायु कितनी है, 10 दिन है। तो N0 से N0 N/2 होने में कितना समय लगेगा, 10 दिन, यानी आधी मात्रा बचेगी जो शुरू में थी उसकी 10 दिन बाद। फिर उसके अगले 10 दिन बाद में उसकी 1/4 बचेगी, और उसके अगले 10 दिन बाद यानी 1/8वां हिस्सा बचेगा। N0 थी वो N0 8 में कब बदलेगी, 10, 10 और 10, यानी टोटल 30 दिन बाद में क्या होगा, 1/8वां हिस्सा बचेगा उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का। तो इसी को बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु, यानी हाफ लाइफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेडियोधर्मी पदार्थों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तो अल्फा कण सबसे बड़ा रेडियोधर्मी कण है। 3 जो रेडियोधर्मी कण हैं, अल्फा, बीटा और गामा, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, अल्फा है, और सबसे अधिक भेदन क्षमता है गामा की। इसके बाद में है रेडियोधर्मिता इकाई बेक्वेरेल, जिसको BQ के फॉर्म में हम लिखते हैं। इसकी एक अन्य इकाई है क्यूरी, यानी CI। ये दोनों ही जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उसकी खोजकर्ता के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे है। यूरेनियम पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। तो आपको याद रखना है कि यूरेनियम पहला खोजा गया नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बेकेरेल को 1903 में मेरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोधर्मिता के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले परमाणु शक्ति में, दूसरा हम पढ़ेंगे मेडिकल में, तीसरा हम उद्योगों में, और चौथा पर्यावरण के संदर्भ में। तो परमाणु शक्ति के बारे में बात करें तो इसमें आप बता सकते हो कि विखंडन और संलयन में प्रयोग किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा यानी सिक्योरिटी पर्पज से भी रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में एक्सरे में, CT स्कैन में, इसके अलावा विकिरण चिकित्सा में यानी कि ऑपरेशंस करने में भी रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फिर बात करें उद्योगों में, तो उद्योगों में रेडियो कार्बन डेटिंग और रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी आयु बताने में भी किया जाता है। इसके अलावा रेडियोधर्मी ट्रेसर में और सामग्री के परीक्षण में, टेस्टिंग में भी किया जाता है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में परमाणु दुर्घटनाएं, रेडियोधर्मी कचरे और दीर्घकालिक सुरक्षा, इन सभी के लिए रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से आप एक फ्लो चार्ट बना के रेडियोधर्मी पदार्थों के एप्लीकेशंस के बारे में भी बता सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।